हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। हे आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीसी पैटर्न स्टार्ट किया था। सीसी स्कीम जो होती है हमको स्टार्ट किया था हमने। उसके अंदर हमने जाना सीसी क्या होता है, उसको कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवैल्यूएशन की टर्म को अच्छे से समझा। फिर उसके अंदर कितने एस्पेक्ट होते हैं वो जाने, स्कॉलस्टिक एंड को स्कॉलस्टिक, एज वेल एज इसको किसने डेवलप किया था, इसको किसने दिया था और कब दिया था हमने ये जाना। उसके अंदर कैसे मार्किंग स्कीम है हमने वो सब जाना। अब इस वीडियो में हम उसको थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि उसके जो एस्पेक्ट हैं उन एस्पेक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीसी में हमने पढ़ा था कि दो एस्पेक्ट होते हैं, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक। स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट जब हम बच्चे की क्वांटिटी पे वर्क करते हैं, मतलब नंबर्स पे, मार्क्स पे वर्क करते हैं, और को स्कॉलस्टिक जब हम और उन मार्क्स के अलावा और सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं तो हम इसको को स्कॉलस्टिक कहते हैं। क्वालिटी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटिव में स्कॉलस्टिक के अंदर क्या क्या आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वही असेसमेंट है जो हम अपने चैनल पे ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब अधिगम किसके लिए, सीखने के लिए अधिगम जब किया जाए तो हम उसको कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। और उसके अंदर आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम स्कूल में FA1 FA2 के नाम से जानते हैं। तो पूरे साल में ये 4 बार होते हैं, FA1 FA2, उसके बाद एक SA1 होगा, उसके बाद FA3 FA4 और एक SA होगा, SA नंबर 2, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न होता है। इसकी पूरी मार्किंग स्कीम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज डू चेक दैट वीडियो ऑल्सो। ओके, अब इसके बारे में जानते होता क्या है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट टू गेट मास्टरी इन द कंटेंट। ये बच्चे को मौका देती है कि वो अपने एक स्पेसिफिक कंटेंट या स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी कर पाए। बच्चे को आपने कुछ पढ़ाया, आपने उसका टेस्ट लिया, वहाँ पे उसकी कुछ कमियां निकली, बच्चे उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसके पास टाइम है वो कर सकते हैं वर्क। लेकिन समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, एक बार जो मार्क्स मिल गए वो चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे बच्चे के पास इंप्रूवमेंट के चांस होते हैं और यहाँ पे इंप्रूवमेंट के चांस नहीं होते, मास्टरी के चांस होते हैं, यहाँ नहीं होते। नेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। बच्चों को यहाँ पे रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन मिलता है। रीइंफोर्समेंट, बच्चे ने मतलब आपने बच्चों को कुछ पढ़ाया, आपने एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट किया और बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपने उसकी तारीफ करी उसके एफर्ट्स के लिए, तो बच्चा रीइंफोर्स हुआ, पुनर्बलन मिला उसको और वो मोटिवेट हुआ कि हाँ मैं नेक्स्ट टाइम भी अच्छे से पढ़ूंगा क्योंकि मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसके जो मार्क्स आ गए अब वो उसके ऊपर फिर से वर्क नहीं कर पाएगा, और अगर गलती से कम मार्क्स आ गए तो बच्चे को लगता है कि नहीं अब मेरे कम मार्क्स आ गए, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर कम मार्क्स भी है तो मैं वर्क कर सकता हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि सीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म में जो एग्जाम खत्म हो, मतलब जो सिलेबस खत्म हो गया वो सेकंड टर्म में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर एंड स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों को फीडबैक मिलता है। टीचर को मालूम पड़ता है कि क्या उसकी टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग मेथड करेक्ट है, टीचिंग मैनेजमेंट करेक्ट है या नहीं है। एज वेल एज स्टूडेंट को पता चलता है कि वो कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और इसमें उनकी हेल्प करती हैं टीचर्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोसिस देन रेमेडियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्नोसिस हो रहा है, आपने बच्चे को कुछ पढ़ाया, उसका टेस्ट लिया और जहाँ जहाँ उसकी कमियां थी उसको पता करा और उसके ऊपर वापस रेमेडियल एक्स्ट्रा क्लास दे दिया या फिर वापस रिविजन दे दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, रेमेडियल दिया आपने, और इससे क्या हुआ, बच्चे के उस सब्जेक्ट में उस कंटेंट पे क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट का एग्जाम हो गया उसके बाद वो वापस नहीं होता है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस 0 होते हैं, जबकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। नो स्टैंडर्ड इज सेट। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होता, कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है कि एग्जाम्स कैसे होंगे, FA के मार्क्स कैसे लगेंगे। टीचर चाहती है एक्टिविटी करवा लें, टीचर चाहती है कोई टेस्ट कंडक्ट कर ले, टीचर चाहती है वो प्रोजेक्ट्स दे दे, कुछ भी हो सकता है, असाइनमेंट्स वगैरह, ये सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम का पूरा ब्लूप्रिंट बनता है, पूरा स्टैंडर्ड सेट होता है। नेक्स्ट, मेक टीचिंग लर्निंग मोर इफेक्टिव। FA की वजह से टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो मोर इफेक्टिव होता है। ऑब्वियसली मैं पढ़ा रही हूँ और वापस मैं बच्चों पर वर्क कर पाऊंगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ना कि मैं पढ़ा दूँ और चली जाऊँ, उसके बाद बच्चा पढ़े या ना पढ़े उसके ऊपर हम चलेंगे। लेकिन यहाँ पे फीडबैक होगा, यहाँ पे रिमीडियल होगा, यहाँ डायग्नोसिस होगा, तो यहाँ पे टीचिंग लर्निंग क्या हो रहा है, इफेक्टिव होता जा रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम असेसमेंट फॉर लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम SA या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं, कि लर्निंग का असेसमेंट, अधिगम का मूल्यांकन करेंगे। अब जितना पढ़ लिया है, कितना पढ़ा है, उसका टेस्ट लेने की बात आती है, तो जिसको हम कहते हैं हमारे फाइनल टर्म एग्जाम से या फिर टर्म एग्जाम से, वो होते हैं हमारे समेटिव असेसमेंट। बेसिस ऑफ असाइनिंग ग्रेड्स एंड सर्टिफिकेशन।
ये क्या है, एक बेस है ग्रेड्स को असाइन करने का एज वेल एज सर्टिफिकेशन देने का। आपको एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना होता है, उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन लगता है, आपका रिपोर्ट कार्ड कि हाँ आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड पास कर लिया है, सेकंड स्टैंडर्ड में चले गए हो। ये कौन प्रोवाइड करता है, सबमिटेड असेसमेंट के मार्क्स। आपके ऐसे में कितने मार्क्स आए हैं, कि आपने जितने पासिंग मार्क्स हैं उनको सिक्योर करा है, आपके कितने अच्छे मार्क्स आए, कितने अच्छे ग्रेड्स आए हैं, वो देने के लिए ज़रूरी है सबमिटिव असेसमेंट। तो ऐसा नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट है और ये नहीं है, या ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है। दोनों ही अपने अपने लिए एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो बच्चे पे पूरे साल वर्क कैसे होगा, और अगर ये नहीं होगा तो हमने इतना जो वर्क करा है इसका क्या रिजल्ट आया हम पता नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हम कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पर्पस इज टू क्लासीफाई एंड प्रमोट। इससे क्या होता है, बच्चे को हम क्लासीफाई कर पाते हैं एज वेल एज प्रमोट, कि ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है तो हम इसको और जगह पे इस पे वर्क कर सकते हैं। एक बच्चा बहुत वीक है तो उसके ऊपर डिफरेंट वे में वर्क करना है, यहाँ पे हम क्लासीफाई कर पाए। एज वेल एज स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन हो रही है ये आई थिंक इसी वजह से हो रही है। फिर प्रमोट कर पाते हैं, बच्चा एक पासिंग मार्क क्लियर करता है, इस वजह से वो नेक्स्ट क्लास में जाता है, प्रमोशन मिलता है उसको। ठीक है, टेक प्लेस एट द एंड ऑफ टर्म कोर्स एक्सेट्रा। ये कब होता है, किसी भी टर्म या फिर कोर्स के एंड में होता है, जैसे कि 6 महीने में एक बार हो गया, साल भर में, 2 साल के कोर्स के बाद आपका एग्जाम होता है। तो ये सब तरीके हैं। स्टैंडर्ड सेट, इसका एक स्टैंडर्ड सेट होता है, पूरा ब्लूप्रिंट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे स्कूल टाइम के, तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में एमसीक्यू या फिर 1 वर्ड आंसर होते हैं, फिर 1 लाइनर्स होते हैं, फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स होते हैं, एंड देन शॉर्ट आंसर, एंड देन लॉन्ग और फिर वेरी लॉन्ग आंसर होते हैं। तो एक फॉर्मेट सेट होता है कि अगर बच्चा बहुत कम पढ़ रहा है या फिर बच्चा की एबिलिटी उतनी नहीं है, स्टिल वो उस एग्जाम को पास कर ले, और जो बहुत अच्छा करके आ रहा है ऑब्वियसली वो सारे एग्जाम मतलब सारे स्टैंडर्ड को पास करता हुआ आएगा। तो एक ब्लूप्रिंट होता है उसका कि बच्चा को पहले एमसीक्यूज, फिर 1 वर्ड आंसर, फिर 1 लाइन आंसर्स, फिर कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आते हैं, एंड देन शॉर्ट आंसर, एंड देन लॉन्ग टाइप आंसर्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पूरा स्टैंडर्ड सेट है, मार्क्स कितने होने चाहिए हर एक सेक्शन में, ये सेट है, हर एक नंबर पे कितने मतलब बच्चे को मार्क्स मिलेंगे, चेकिंग स्कीम सेट होती है। तो यहाँ पे पूरा एक स्टैंडर्ड सेट होता है, पासिंग मार्क्स कितने होंगे, अच्छे मार्क्स कितने को कहेंगे, तो पूरा एक स्टैंडर्ड सेट होता है, इसलिए यहाँ पे इसको समेटिव असेसमेंट में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट, रिजल्ट आर यूज टू प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पे जो समेटिव असेसमेंट का एग्जाम होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है प्रिडिक्शन के फ्यूचर के लिए। कैसे, अब यहाँ पे देखिए बच्चे ने नंबर कम लाए तो यहाँ पे प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बच्चे का पूरे टाइम वर्क किया गया और एग्जाम लिया गया, तो यहाँ पे प्रिडिक्शन हो रहा है कि हाँ ये बच्चा अच्छा पढ़ पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 10th के एग्जाम के बाद आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, तो एक तरह से वो प्रिडिक्शन है ना कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे क्या करेंगे, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और सबको कहते हैं मेडिकल टर्म्स में कर सकते हैं, या जितनी भी उनके सामने जितने भी एरियाज हैं वो उनके लिए ओपन है। तो ये उनके प्रिडिक्टिव एरियाज हैं, एज वेल एज आर्ट्स के लिए अलग अलग एरिया है, कॉमर्स के लिए अलग अलग एरिया है। तो यहाँ पे प्रिडिक्शन होती है कि बच्चा आगे क्या किस चीज़ पे फोकस कर सकता है, उसका एम सेट करने में उसे आसानी होती है। ठीक है, तो ये वो फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। जब हम बात करते हैं समेटिव असेसमेंट की, इसको कैसे किया जाता है, इसकी टेक्निक क्या होती है, तो इसकी एक ही टेक्निक होती है, पेपर एंड पेन टेस्ट। पेपर एंड पेन टेस्ट, जहाँ पे पेपर और पेन टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, लेकिन अब जब बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की, तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। क्या होते हैं, टेक्निक फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन, टीचर बच्चे को ऑब्जर्व कर रही है क्लास में, वो भी उसके कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐड होगा। ओरल टेस्ट, बच्चे से ओरल टेस्ट लिए जा रहे हैं एग्जाम लेसन के बीच में, लेसन के बाद में, या फिर एक टाइम पीरियड के बाद। रिटन टेस्ट हो सकता है, यहाँ पे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट्स। तो ये सारे तरीके क्या है, FA लेने के तरीके हैं, जहाँ पर टीचर चेक कर सकते हैं कि बच्चे की कितनी अचीवमेंट हो रही है, उसको डायग्नोस कर सकती है, उसको रेमेडिफाई कर सकती है। अब ये बात हो गई पूरे स्कॉलस्टिक एरिया की जो हमने बात करी। अब बात करते हैं को स्कॉलस्टिक एरिया की। स्कॉलस्टिक हमने पढ़ा FA SC होगा, उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक होगी। अब बात करते हैं को स्कॉलस्टिक एरिया के अंदर क्या क्या आता है। यहाँ बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई एग्जाम सेटअप नहीं है, नो एग्जाम्स आर सेटअप देयर। तो यहाँ पे क्या किया गया, बच्चे के रिकॉर्ड रखे गए। टीचर्स को बोला गया कि आपको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे कि बच्चे ने पर क्लास में कहते हैं हर 6 महीने पे, 1 महीने पे उसमें क्या डेवलपमेंट हुए हैं, यहाँ तक कि एक दिन में क्या डेवलपमेंट हुए, आपको ये सब फोकस करना पड़ेगा। तो जब रिकॉर्ड की बात रखी गई तो क्या आता है बीच में, फिर टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड आते हैं।
तो हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आर मेड, देन उसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है टाइप ऑफ रिकॉर्ड। तो यहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड हैं जो हमारे सीसी पैटर्न के अंदर बताए गए हैं, और ये टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड अगर आपको पढ़ना है तो उसके अंदर भी ये यूज हो सकता है। सो फर्स्ट इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। ये क्या होते हैं, जब हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं इन अ शॉर्ट मैनर, तो हम उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड, हमारे जो रिजल्ट के रिपोर्ट कार्ड होते हैं वो क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होते हैं। आप उसको कभी ध्यान से देखिएगा, बच्चे के मार्क्स तो उसमें मेंशन होते हैं, एज वेल एज बच्चा का बिहेवियर कैसा है, बच्चा पंचुअल है या नहीं है, बच्चा स्पोर्ट्स में कैसा है और सारी एक्टिविटीज में कैसा है, वो भी एक शॉर्ट में कुछ ग्रेड्स के टर्म्स में आपको मेंशन किए जाते हैं। तो वो क्या एग्जाम्पल है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होते हैं, जब हम बच्चे के बिहेवियर एस्पेक्ट का रिकॉर्ड रखते हैं, वो भी डिटेल में, सिर्फ बिहेवियर का। यहाँ पे नंबर्स की बात नहीं कर रहे, इसकी मार्क्स की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर का, कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, उसको जब हम डिटेल में मेंशन करते हैं तो हम उसको कहाँ मेंशन करते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन स्कीम्स, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। जब हम बच्चे का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू, तो हम उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, कि हमने इस टाइम से इस टाइम तक बच्चे को ऑब्जर्व किया और उसका यही बिहेवियर नोटिस किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, हम बच्चे को बिहेवियर को यस और नो में आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या बच्चा पंचुअल है, यस या फिर नो। तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा कोई ट्रेट लिखा हुआ है और फिर यस और नो का कोई कॉलम है, तो क्या बच्चा पंचुअल है, यस, बच्चा डिसिप्लिन्ड है, नो। तो यहाँ पे यस और नो के टर्म्स में हमने बच्चे के कहते हैं बिहेवियर को, बच्चे के जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन किया, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, चेकलिस्ट है। ठीक है। नाउ रेटिंग स्केल, जब हम इन्हीं बिहेवियर को रेट किया करें, जैसे कि गुड, वेरी गुड, बैड या फिर एवरेज, कि बच्चा पंचुअल है, वेरी, वेरी मच, लिटिल बिट, या फिर एवरेजली, या फिर वेरी बैडली। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको रेट कर दिया कि बहुत नहीं है, पंचुअल आता है कभी कभी और कभी कभार टाइम पर नहीं आता स्कूल में, अपने होमवर्क को लेके कितना पंचुअल है, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया हमने, और थोड़ा डिटेल में, ये बिल्कुल स्पेसिफाइड हो गया यस या नो। यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा और एक्यूरेट आंसर हो गया कि कितना पंचुअल है, बहुत है या फिर बहुत कम है, ऐसे। ठीक है ना। सोशियोमेट्री। अब सोशियोमेट्री क्या होता है, जब कहते हैं हम बच्चे के बारे में जानते हैं उसके सोशल बिहेवियर से, लेकिन ना तो उससे, उसके आसपास के लोगों से। लाइक मैंने बच्चे के बारे में जाना उसके क्लासमेट से, उसके और सारे जो टीचर्स हैं और जो स्टाफ मेंबर जो उससे कनेक्टेड हैं उनसे। मैंने उसके क्लासमेट से, उसके फ्रेंड से उसके बारे में जाना और मुझे पता चला कि वो सोशली कैसा है, तो वो क्या है, सोशियोमेट्रिक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चनियर या फिर इन्वेंटरी। यहाँ पे क्या है, हमने क्वेश्चन डिजाइन करे, लेकिन ये क्वेश्चंस के आंसर कौन देगा, बच्चा खुद देगा, कि क्या बच्चे को इरिटेटिव फील होता है, क्या बच्चा अपना होमवर्क टाइम पर करता है, क्या बच्चा टाइम टेबल फॉलो करता है, और इसके आंसर्स कौन देगा, बच्चा खुद देगा। इससे हमें पता चलता है कि बच्चा कितना अपने आप को जानता है और बच्चा कितना ज्यादा कहते हैं अपने आप पे वर्क करता है। ठीक है। तो जब बच्चा खुद अपने ऊपर वर्क करता है तो हम उसको क्वेश्चनियर या फिर इन्वेंटरी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड हम सबको पता है, जब 1-1-2-1 हो या फिर हम बच्चों का 1-to-1 या फिर हम हो और ग्रुप के, हम पूरी क्लास का एक बार में ही बच्चों से बात करें और कुछ उनकी जो भी इनके आंसर्स हैं उनको मेंटेन करें, तो वो हमारा इंटरव्यू हो गया। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, हमने हर चीज बच्चे की डिटेल में अपने पास रखी, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग अपने रिज्यूम मेंटेन करते हैं, उसके अंदर अपनी फोटो मेंशन करते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज को, अपनी सारी जितनी भी क्वालिफिकेशंस है उसको फर्स्ट पेज पर मेंशन करते हैं। उसके बाद वो सारे सर्टिफिकेट आपने पीछे लगाए होते हैं, वो आपका पोर्टफोलियो होता है। ऐसे ही बच्चे का पोर्टफोलियो की फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी फोटो होगी, फिर उसकी पूरी फैमिली हिस्ट्री होगी उसके अंदर, कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, काइंड ऑफ कहाँ रहता है, ये सब हुआ। उसके बाद उसकी जो जो एक्टिविटीज है उसकी फोटो उसमें ऐड हो सकती है। बच्चा कभी इको क्लब में गया है, बच्चे ने कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, बच्चा फर्स्ट टाइम चलना सीखा है स्कूल में, बच्चे ने फर्स्ट टाइम लेटर को कैसे लिखा है, तो उसकी सारी फोटोज ऐड कर सकते हैं। बच्चे की कितनी एक्टिविटी हुई है, बच्चे का बिहेवियर एज वेल एज स्कॉलस्टिक एंड पोस्ट स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट, जब दोनों को मेंशन किया जाए वो भी डिटेल में, तो हम कहते हैं पोर्टफोलियो। इट मीन्स बच्चे के बारे में किसी को जानना हो तो उसका पोर्टफोलियो ले लेंगे तो उसको बच्चे के बारे में हर एक चीज मालूम पड़ जाएगी, क्योंकि वो डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो क्या होता है, वो पोर्टफोलियो होता है। तो ये क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड है। ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है CCE पूरा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो। स्टिल अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय।